जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात रही, तो देश जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की बहुत अच्छी स्थिति थी। यहाँ के मुसलमान 52% नौकरी में थे, सभी लोग बेहतर कारोबारी थे। 33% थे सर। 33%, चलिए आपकी ही बात मान लेते हैं, 33% थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब से बनी तो कांग्रेस ने मुसलमानों को पीठ पे छुरा मारने का काम किया, मिठाई में जहर देने का काम किया और इतना जबरदस्त तरीके से शोषण किया मुसलमानों को। भारत में इतना प्यार से दीमक की तरह मुसलमानों की सभी चीजों को चाटा है कांग्रेस ने। आप अगर जाएंगे भाजपा के साथ में चुनाव लड़ते हैं, हाँ। और कल को आप लोगों की सरकार बनती है, तो क्या आप भाजपा के साथ में रह के सच्चर कमेटी लागू करवा सकते हैं सर? क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को एक दिशा दिया है भारत में। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप चूंकि छेड़ दिए तो सुन लीजिए। जब तक किसी स्कूल में कोई बच्चा कंपटीटर नहीं होगा तो दूसरा बच्चा कंपटीशन में आगे नहीं जाएगा। आज भारत में चाहे तो जो भी नीति अख्तियार किया हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक कंपटीशन तो है मुसलमानों के बीच। जो मुसलमान मटियाए हुआ था, सोया हुआ था, आज जागा है। कौम हमारी आगे बढ़ी है। आप देख लीजिए, नौकरी से लेकर के हर चीज में ग्राफ, जो कांग्रेस के समय ग्राफ था वो आज के डेट में ग्राफ मुसलमानों का आगे बढ़ा है। मुसलमान जागा है, मुसलमान एकजुट हुआ है, मुसलमान काम कर रहा है, मुसलमान आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन की भावना भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। मेरे ओर से बिहार झारखंड के तमाम लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोगों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से ये पर्व गुजरे, आप लोग तमाम लोग मनाइए और आप लोगों को समृद्धि मिले, धन मिले और यश मिले। मैं हूं एस सथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। और हमारे साथ में शोषित इनकलाब पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष औरंगजेब आलम। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इनका जो समीकरण है एमके का समीकरण है, लेकिन मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे जोड़ेंगे। अगर ये भाजपा के साथ में कल को 2024 में या 25 में चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाएं या ना बनाएं, या उस गठबंधन में जाएंगे, तो कैसे आप जाएंगे? सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको या बिहार के प्रदेश के जनता को बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नारा दिया है कि जिस तरह से 77 में कांग्रेस को हटाने के लिए पूरे देश में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था, उसी प्रकार से उन्होंने एक नारा दिया है कि बिहार प्रदेश में ये कुशासन की सरकार, नीतीश और लालू की सरकार जो 32 वर्षों से राज कर रही है और तमाम पिछड़े, दलित, मुस्लिम को लेकर के राज कर रही है और इनका शोषण और दोहन कर रही है, तो इनको हटाओ और प्रदेश बचाओ का नारा उन्होंने दिया है। और इसमें तमाम दल, संगठन, प्रदेश के लोग, अगड़े, पिछड़े, बैकवर्ड, तमाम लोगों को एकजुट होकर के प्रदेश में एक नया सरकार बनाना है और प्रदेश को आगे बढ़ाना है। जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात रही, तो देश जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की बहुत अच्छी स्थिति थी। यहाँ के मुसलमान 52% नौकरी में थे, सभी लोग बेहतर कारोबारी थे। 33% थे सर। 33%, चलिए आपकी ही बात मान लेते हैं, 33% थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब से बनी तो कांग्रेस ने मुसलमानों को पीठ पे छुरा मारने का काम किया, मिठाई में जहर देने का काम किया और इतना जबरदस्त तरीके से शोषण किया मुसलमानों को। भारत में इतना प्यार से दीमक की तरह मुसलमानों की सभी चीजों को चाटा है कांग्रेस ने। सबसे पहली बात यह है कि आज के डेट में मुसलमान की जो स्थिति है, जो रघुराजन जी का रिपोर्ट देख लीजिए या सच्चर कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए, जो कांग्रेस के शासनकाल में आया था। कांग्रेस ने कई बार मुसलमानों को ठगा कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी, जो यूपीए 1 और यूपीए 2 बना, उन्होंने साफ तौर पर उसका एजेंडा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट आया है उसको मैं लागू करने का काम करूंगा। पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन
ठगने का काम किया, कभी उस पर कोई उस कॉग्निजेंस लेने का काम नहीं किया। कांग्रेस का ये कहना है कि रंगनाथन आयोग जब बनाया गया था और वो किस तरह से उसको जमीन पे उतारा जाए, जो उस चक्कर में जो है काफी लेट हुआ और तब तक सरकार चली गई। नहीं तो 2 बार सरकार रही ना, 10 साल सरकार रही। हाँ सुनिए ना सर, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक दिन काफी है। अब तो कांग्रेस के पास बुद्धि विवेक नहीं है क्या? तो उसका प्रधानमंत्री, उसके बड़े बड़े नेता अगर इतना भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि किस तरह से रिपोर्ट को जमीन में उतारा जाए, योजनाएं उतर जाती हैं, तमाम योजनाएं लागू हो जाती है, लेकिन मुसलमान के प्रति जो योजना है, मुसलमान के प्रति जो बातें हैं, उसको लागू करने के लिए सोचने चिंतन की जरूरत है। आप अगर जाएंगे भाजपा के साथ में चुनाव लड़ते हैं और कल को आप लोगों की सरकार बनती है, तो क्या आप भाजपा के साथ में रह के सच्चर कमेटी लागू करवा सकते हैं सर? क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को एक दिशा दिया है भारत में। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप क्योंकि छेड़ दिए तो सुन लीजिए। जब तक किसी स्कूल में कोई बच्चा कंपटीटर नहीं होगा तो दूसरा बच्चा कंपटीशन में आगे नहीं जाएगा। आज भारत में चाहे तो जो भी नीति अख्तियार किया हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक कंपटीशन तो है मुसलमानों के बीच। जो मुसलमान मटियाए हुआ था, सोया हुआ था, आज जागा है। कौम हमारी आगे बढ़ी है। आप देख लीजिए, नौकरी से लेकर के हर चीज में ग्राफ, जो कांग्रेस के समय ग्राफ था, वो आज के डेट में ग्राफ मुसलमानों का आगे बढ़ा है। मुसलमान जागा है, मुसलमान एकजुट हुआ है, मुसलमान काम कर रहा है, मुसलमान आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन की भावना भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। अच्छा, तो सिर्फ कंपटीशन ही रह गया है, नौकरी भी उतना लोगों को मिल पा रही है? क्यों नहीं? आप उठा करके यूपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए कि कांग्रेस के समय यूपीएससी में कितना मुसलमान बहाल होते थे और भारतीय जनता पार्टी के समय में मुसलमान के। मैं किसी दल का अभी कोई बहुत ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुसलमानों का ये सोच है कि जो भारतीय जनता पार्टी हमको बर्बाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया, आबाद कर दिया मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी। यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसको उठा करके आप सर्वे कर लीजिए। जितना रिजल्ट आया भाजपा के टाइम में, कभी यूपीएससी में इतने मुसलमान आईएएस, आईपीएस, एलाइड और इनकम टैक्स में नहीं जाने का काम किया है। सर, रुपया गिर रहा है, ठीक है, बेरोजगारी का क्या आलम है वो आपको भी मालूम है। इंडेक्स में जो अभी आया है पॉवर्टी लाइन में 107वें नंबर पे आ गए हैं हम लोग, जो अरे वो भी ये भारत का नहीं, इंटरनेशनल वो डेटा है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये सब पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और बीजेपी का खेल है। बात समझिए, पक्ष और विपक्ष, मैं इसीलिए आपसे, मेरा काम है कि मैं आपको पूरे दूं ताकि जनता को आपकी आइडियोलॉजी समझ पाए। बिल्कुल पूरे दिए। हम लोग जो प्रदेश के राजनीति में है, ये बीजेपी और कांग्रेस का खेल है। रुपया उनके समय में भी गिरता था और आज भी गिरा है। हालात उनके समय भी, कांग्रेस के समय में भी खराब था, आज भी खराब है ना। लेकिन हम प्रदेश के राजनीति में आए हैं और प्रदेश को सुसज्जित कैसे करना है, यहाँ की बेरोजगारी कैसे दूर करनी है, यहाँ के पलायन को कैसे रोकना है। सर, उसके अलावा आप जिस पार्टी में हैं वो जगदेव बाबू की आइडियोलॉजी की बात करती हैं और उनकी आइडियोलॉजी जो विचारधारा है उस, तो क्या आपने जेपी का नाम जरूर लिया, लेकिन कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि जगदेव बाबू की जो विचारधारा वो पीछे छूट जाएगी? बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ेंगे हम लोग। जगदेव बाबू का विचारधारा को लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं। जगदेव बाबू का जो नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो इसीलिए तो हमारी पार्टी का नाम शोषित इनकलाब पार्टी है। और 100 में 90 शोषित है। आज तो बिहार में 90 नहीं, 100 में 100 शोषित है। ये लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार पूरे बिहार को शोषण कर रहा है। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि शोषण किस तरह से हो रहा है। आप एजुकेशन में पीछे हैं, आप नौकरी में पीछे हैं, बेरोजगारी पूरी तरह से भर चुकी है प्रदेश में। प्रदेश को प्लान। सर, आप बताएं, बिहार में ही, माफ कीजिए, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि जनता आप पूरा बोलने नहीं देते हैं। नहीं, मैं नहीं, आपने मैं इसलिए नहीं बोलने दिया आपको क्योंकि मैं वहीं से सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि शिक्षा को लेकर के, ठीक है, क्योंकि मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में ही भाजपा नीतीश कुमार की इतने साल सरकार रही। आप ये बताइए मुझे, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के किस लेवल पे काम हुआ? बिल्डिंगें बन गई। देखिए, मैं समझ गया आपकी बात को। मैं समझ गया, मेरी बात सुनिए, मैं समझ गया आपकी बात को। आपको मैं बताता हूं कि मुखिया जो होता है ना, घर का संचालन वही करता है। घर के किस ओर में क्या होगा, कौन भाई क्या खाएगा, मुखिया नीतीश कुमार रहे। भारतीय जनता पार्टी तो उसकी सपोर्टर, सहयोगी रही। नीतीश कुमार आज जो अलग हो गए,
वो क्यों अलग हो गए? भारतीय जनता पार्टी से एक पॉइंट पे अलग हो गए, उनकी कुर्सी खतरे में आ गई इसलिए अलग हो गए। कोई मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार प्रदेश का कोई मुद्दा बना करके अगर नीतीश अलग होते कि हमको भारतीय जनता पार्टी हमारी स्टेट को पिछड़े राज्य का दर्जा नहीं दे रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे रहा है, तब मैं मानता। लेकिन वो तो बोलते कि मेरा कुर्सी खतरा में है। तो सबसे बड़ी पॉइंट है कि बिहार की जनता को, उनको कोई चिंता नहीं। कैसे लोगों को नींद आती है? बिहार में इतना प्लान हो रहा है लोगों का, गरीबों का इतना प्लान है, नींद कैसे आता है मुख्यमंत्री को, नेता को नींद कैसे आता है? अरे हम लोग तो अगर उस जगह पे पहुंचेंगे तो हम लोग का नींद उड़ जाएगा। उस वक्त तक सोएंगे ढंग से नहीं जब तक बिहार के प्लान को रोक नहीं दे, जब तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं कर दे, जब तक बिहार में रोजगार का समस्या को दूर नहीं कर दे। आप ये बताइए कि अभी मुसलमानों से, कोयरी से, जितने भी जो आपका एमके का समीकरण है, तो आप क्या कहना चाहेंगे एमके के समीकरण जिसको लेकर के आप राजनीति कर रहे हैं? जिस दिन मुसलमान हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को समझ लेगी और जिस दिन मुसलमानों को लगा कि कुशवाहा हमारे साथ हो गए और जिस दिन कुशवाहा को लगा कि मुसलमान हमारे साथ हो गए, बिहार प्रदेश में मैं अकेले सरकार बनाने का काम करूंगा और बिहार प्रदेश को एक नया दिशा देने का काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 4 से बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये शोषित इनकलाब पार्टी के औरंगजेब आलम साहब थे, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब आप सोचिए समझिए कि राजनीतिक समीकरण 2024 और 25 का किस तरह से सेट हो चुका है या सेट हो रहा है। अभी जैसे जैसे दिन करीब आएगा आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को, समझने को मिलेगी। और इनकी बात को सोचिए, समझिए, इनकी रणनीति को समझिए। और इन्होंने जो कहा है वो जितने भी दबे कुचले समाज हैं, मुस्लिम समाज है, और जिस बल पे ये यहाँ पे बैठे हैं उनके बारे में जो इनकी सोच है उसको भी समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 4 देखते रहिए। धन्यवाद।